नमो नमः। आज हम स्वप्न वासवदत्तम नाटक के रचयिता माँ कवि भास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। कविता कामिनी के मधुर हास्य महाकवि भास संस्कृत साहित्य के नाटककारों में अग्रणीय तथा संभवतः सबसे प्राचीन है। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में गिरवाण वाणी के ऐसे अमर कवि हैं जिनकी कृतियों का आज के इस वैज्ञानिक युग में भी अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। इनके रूपक प्राचीन काल में भी इतने विख्यात थे कि स्वयं रस सिद्ध महाकवि कालिदास ने अपने नाटक मालविका अग्निमित्र में भी इनका बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है। भास की कृतियाँ संस्कृत नाट्य साहित्य की अनुपम विभूतियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति का उद्घोष करने वाले महनीय ग्रंथ रामायण महाभारत आदि का आश्रय लेकर लिखी गई है। भास विश्व नाट्य कला के अनुपम श्रृंगार हैं। ये ऐसे अलौकिक रत्नाकार हैं जिनके त्रयोदश रूपक रत्नों के निर्मल प्रकाश पुंज से संपूर्ण सत्य आकाश आलोकित हो रहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में भास रचित बालचरित्र और चारुदत्त के पद्य की वैदुष्यपूर्ण मीमांसा की है। महाकवि बाणभट्ट ने भी हर्ष चरित्र में श्लिष्ट उपमा के द्वारा भास की प्रशंसा की है। वाक्पति राज ने अपने गढ़ुवहो नामक प्राकृत के महाकाव्य में भास को ज्वलन मित्र कहा है। राजशेखर, जिनका समय 10वीं शताब्दी है, ने भी स्वप्न वासवदत्तम को सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। आचार्य अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में इनका समय है। अभिनव गुप्त जी ने भी स्वप्न वासवदत्तम का नाट्यशास्त्र की अद्वितीय टीका अभिनव भारती में उल्लेख किया है। भोजराज ने भी, जिनका समय 11वीं शताब्दी माना जाता है, ने भी श्रृंगार प्रकाश में स्वप्न वासवदत्तम का उल्लेख किया है। नाट्य दर्पण के रचयिता रामचंद्र गुणचंद्र, जिनका समय 12वीं शती माना जाता है, इन्होंने भी स्वप्न वासवदत्तम के एक श्लोक को उल्लेखित किया है। नाटककार जयदेव ने भी प्रसन्न राघव नाटक के आरंभ में भास की कविता कामिनी को हास्य कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण के 6वें परिच्छेद में नांदी का लक्षण विचार करते समय अंत में अतएव प्राक्तन पुत्केषु नाद्यन्ते सूत्रधार के द्वारा स्फुटतया भास की ओर संकेत किया है। आगे देखते हैं हम महाकवि भास का पर्वतीय नाटककारों पर क्या प्रभाव रहा है। नाटककार शिरोमणि भास ने नाटक के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करते हुए नाट्य साहित्य को विशेष रूप से समृद्ध किया है। भास की सरल प्रसादमयी भाषा शैली तथा जीवन उपयोगी सूक्तियों का पर्वतीय महाकाव्यों और नाटकों पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। कवि कुलगुरु कालिदास की कृतियाँ भी कहीं कहीं भास से अधिक प्रभावित हुई है। स्वप्न वासवदत्तम में कंचुकी के द्वारा तपस्वियों को कष्ट न देने की बात शाकुंतल में दुष्यंत के द्वारा दोहराई गई सी प्रतीत होती है। स्वप्न वासवदत्तम एवं शाकुंतल दोनों में पात्रों के चरित्र चित्रण में अनेक स्थलों पर समानता मिलती है। जैसे स्वप्न वासवदत्तम की पद्मावती जैसे अपने सौभाग्य के लिए चिंतित है, वैसे ही शाकुंतल की शकुंतला कन्या भाव की मनोज्ञता दोनों में समान रूप से परिलक्षित होती है। स्वप्न वासवदत्तम के कह कम शक्तः रक्षितुं मृत्यु काले इस पद्य का प्रभाव कालिदास के मरणम प्रकृति शरीराम इत्यादि पद्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार तपोवन, संध्या, पशु पक्षियों का वर्णन इत्यादि में भी भास का स्पष्ट प्रभाव कालिदास पर दृष्टिगोचर होता है। जैसे चकार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, इस उक्ति का मेघदूत के पद्य पर भी साक्षात प्रभाव अलोकनीय है। नाटककार शूद्रक के मर्चकटिकम की रचना भास रचित चारुदत्त के आधार पर ही हुई है। शूद्रक ने कथा वस्तु एवं भावों का चित्रण प्रायः चारुदत्तम के समान ही किया है। स्वप्न वासवदत्तम के प्रायेण ही नरेंद्र श्रीः सो उत्साहरेव इव बुज्यते का स्पष्ट प्रभाव शूद्रक की इस उक्ति पर दृष्टव्य है। शासे श्रीः प्रतिवसति। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस नाटक भास की नाट्य कुशलता के अनुसार ही नाद्यन्ते सूत्रधार से आरंभ होता है। कहीं कहीं विचारों और शब्दों के प्रयोग में भी समानता मिलती है।
करुण रस के महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरित्र पर भी भास का प्रभाव परिलक्षित होता है। भट्टनारायण के वीररस प्रधान बेनीसहार नाटक पर उरुभंग और दूतवाक्यम का अत्यधिक प्रभाव है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश परवर्ती कवि और नाटककार भास की नाट्य कुशलता एवं काव्य कला से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भास का योगदान निश्चय ही श्रवण अक्षरों में लिखने योग्य है। अब हम महाकवि भास के काल निर्धारण पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं। यह अत्यंत खेद का विषय है कि अपने रूपक रत्नों की दिव्य कांति से दिगंत को समुद्भाषित करने वाले नाटककार भास के जीवन व्रत, स्थिति काल इत्यादि के विषय में विद्वानों में अभी भी परस्पर मतभेद बना हुआ है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भास ने अपनी कृतियों में अपने संबंध में कहीं भी कुछ ऐसा उल्लेख नहीं किया है जिससे उनका पूर्ण परिचय उपलब्ध हो सके। अतः भास का काल निर्धारण उपलब्ध बाह्य एवं अंत साक्ष्यों के आधार पर किया जा रहा है। महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नाटक में भास का आदरपूर्ण उल्लेख किया है। अतः निसंदेह भास कालिदास के पूर्ववर्ती प्रसिद्ध नाटककार थे। कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है, अतः भास का समय इनसे पूर्व ही निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार महोपाध्याय गणपति शास्त्री ने भास की स्थिति ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी स्वीकार की है। महाकवि भास ने अपने नाटक में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का नाम न लेकर बृहस्पति के अर्थशास्त्र की रचना की चर्चा की है। इसके अनुसार ये चाणक्य से पूर्ववर्ती थे। इतना ही नहीं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में अपि ही श्लोक को भवत कहकर जो 2 श्लोक उद्धृत किए हैं, उनमें से दूसरा श्लोक भास के प्रतिज्ञा युगंधरायण में मिलता है। चाणक्य का समय इत्याश्योग्य ने विक्रम संवत से 457 वर्ष पूर्व माना है। परिणामतः भास इनसे पूर्व में हुए थे। अश्वघोष रचित बुद्ध चरितम महाकाव्य के 13वें सर्ग का 7वां पद्य भास के प्रतिमा नाटक के प्रथम अंक के 18वें पद्य में बहुत अधिक साम्य रखता है। इससे भास का अश्वघोष पर प्रभाव परिलक्षित होता है। अतः भास अश्वघोष के पूर्ववर्ती थे। कवि शेखर राजशेखर ने भी सुक्ति मुक्तावली में भास के स्वप्न वासवदत्तम की प्रशंसा की है। गद्य सम्राट बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में भास का समुल्लेख तथा कविपुत्र नामक नाटककार के साथ उल्लेख किया है। इस प्रकार बाह्य साक्ष्यों के आधार पर भास का समय ईसा पूर्व 34 से तथा 5वीं शताब्दी के मध्य सिद्ध होता है। अंत साक्ष्य को देखें तो भास के रूपकों का आधार रामायण, महाभारत, भागवत तथा लोक कथाएं हैं। रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ बहुत अधिक प्राचीन हैं। राजा उदयन, प्रद्योत और दर्शक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। अतः भास के समय की ऊपरी सीमा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी है। अविमारक, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम नाटक में ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। राजगृह का राजधानी के रूप में और पाटलिपुत्र का साधारण नगर के रूप में वर्णन इस तथ्य का द्योतक है कि भास ईसा की 5वीं शताब्दी के थे। भास के रूपकों में वर्णित सामाजिक दशाओं का अर्थशास्त्र तथा जातक कथाओं से परस्पर संबंध प्रतीत होता है। प्रतिमा नाटक में वर्णित मंदिरों के परिवेश में रेत डालने की प्रथा आपस्तंभम सूत्र में भी मिलती है। प्रतिमा नाटक में वर्णित विद्याओं का काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व का है। भास ने अपने रूपक में भरतनाट्य परंपरा का पूर्णतया पालन नहीं किया तथा पाणिनि व्याकरण के अनुसार अशुभ पदों का भी प्रयोग किया है। इनके आधार पर भरत और पाणिनि से भास की प्राचीनता सिद्ध होती है। इस प्रकार उपयुक्त बाह्य अंत साक्ष्यों के आधार पर नाटककार भास का स्थिति काल ईसा पूर्व 3री और 4th शताब्दी के मध्य मानना सर्वाधिक युक्ति संगत है। अब हम महाकवि भास के जीवन वृत्त के बारे में देखते हैं। महाकवि कालिदास तथा भारवी की तरह भास ने भी अपने जीवन के संबंध में कुछ भी संकेत नहीं दिया है। उनके रूपकों के अध्ययन से लगता है कि भास वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था के पूर्ण समर्थक थे। वे विद्वान, सत्यवादी और धर्मप्रिय नाटककार थे। वे मानव की विविध परिस्थितियों एवं मनोदशाओं के विलक्षण पारखी थे। वे सहज सरल ढंग से गुण भावों को व्यक्त करने में अत्यंत निपुण थे। उनके रूपकों से उनकी आदर्शवादिता और राष्ट्रीयता व्यक्त होती है। उन्होंने भारत की नदियों, पर्वतों और नगरों के वर्णन के साथ साथ तत्कालीन प्रचलित सामाजिक रीति रिवाजों का भी बहुधा उल्लेख किया है। वे साहित्य शास्त्र के तो मर्मज्ञ थे ही, इसके अतिरिक्त वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र आदि अनेक शास्त्रों के भी ज्ञाता थे।
भास ने विविध महत्वपूर्ण विषयों को आधार मानकर 13 रूपकों का निर्माण किया है। उनके सभी रूपक अभिनय हैं, रस, गुण, अलंकार आदि की दृष्टि से भी बड़े ही रुचिकर एवं आज भी दर्शनीय है। यही कारण है कि प्राचीनतम नाटककार के रूप में आज भी भास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। त्रयोदश रूपकों के कर्ता भास। प्रतिज्ञा, योगेंद्रायण, अभिमारक आदि 13 रूपकों की रचना शैली एक ही तरह की है, अतः इनके कर्ता भास ही हैं। देश विदेश में असंख्य विद्वानों ने महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री के द्वारा प्रतिपादित इस तथ्य को स्वीकार किया है। उक्त दोनों मतों से भिन्न एक तीसरा मत प्रस्तुत करते हुए केरल आदि दक्षिणी प्रांतों में प्राचीन कवियों ने भी अनेक नाटकों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है, जिससे सरलता से उनका अभिनय प्रदर्शन हो सके। इसी कारण शाकुंतलम आदि का भी संक्षिप्त तथा पर्वतीय रूप वहाँ मिलता है। इसी प्रकार त्रिवेंद्रम से प्रकाशित होने वाले नाटक भी प्राचीन नाटकों का संक्षिप्त रूपांतरण है, अतः इनके कर्ता भिन्न भिन्न कवि हो सकते हैं, न कि केवल भास। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से हमें यह सिद्ध होता है कि महाकवि भास के द्वारा संस्कृत साहित्य में 13 नाटक हमें मिलते हैं। अब हम देखते हैं महाकवि भास की कृतियां। यद्यपि कुछ विद्वानों का कहना है कि भास के द्वारा लिखा गया केवल एक नाटक स्वप्न वासव दत्तम भी है, किंतु प्रबल प्रमाण के अभाव में यह मत मान्य नहीं हो सका। कवि शेखर राजशेखर ने लिखा है कि नाटकों की अग्नि परीक्षा के समय संपूर्ण भास नाटक चक्र में से स्वप्न वासव दत्तम नाटक ही सुरक्षित बच पाया था। राजशेखर के कहने का यह आश्चर्य प्रतीत होता है कि तत्कालीन संपूर्ण संस्कृत नाटकों का मूल्यांकन करने पर भास के रूपकों में से स्वप्न वासव दत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया था। इसी तथ्य को उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है। क्या कह रहे हैं राजशेखर जी कि भास नाटक चक्रे अपि चचक्य है क्षिप्ते परीक्षितम स्वप्न वासव दत्तक्ष दाहको भुन्नः पावकः। यानी भास नाटक चक्र को जब इसके संकलित जो नाटक था, इस भास नाटक चक्रम को जब अग्नि के अंदर डाला गया तो उसमें से सिर्फ सभी काव्य जल गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ स्वप्न वासव दत्तम नाटक ही बचा था। यह भास नाटक चक्रम शब्द से ही स्पष्टता होता है कि भास ने अनेक रूपकों की रचना की थी। भास के नाटकों में कई समान वाक्य तथा समान पद्य दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे बालचरित्र, अभिषेक, उरुभंग, स्वप्न वासव दत्तम, दूतवाक्य, मध्यम वायोग आदि में निम्नलिखित वाक्य समानता उपलब्ध होती है। जैसे एव आश्रय मिश्रान विज्ञापामि अय किन खलुह मयो विज्ञापनम विग्रह शब्द विश्वते। ये शब्दों में बहुत सी कॉमनता इन नाटकों में हमें मिलती है। भास के सभी रूपकों के अंत में प्रायः भृत वाक्य एक समान ही मिलता है एवं विचारों में प्राय समानता पाई जाती है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि भास की लेखनी में अनेक रूपकों की रचना हुई है। सौभाग्य से 1912 ईस्वी में महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री के अथक प्रयास से त्रिवेंद्रम नगर केरल में भास रचित 13 नाटकों का संग्रह भास नाटक चक्रम नाम से प्रकाशित हुआ। इन रूपकों को विषय के अनुसार 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला रामायण आश्रित रूपक, फिर दूसरा आएगा महाभारत कथा आश्रित, फिर भागवत आश्रित, वृत्त कथा आश्रित और कल्पना मिश्रित। तो पहले हम देखते हैं रामायण आश्रित रूपकों में पहला आता है इनका प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटक। फिर आता है इनका महाभारत आश्रित रूपकों में पंचरात्र, मध्यम वायोग, दूतवाक्य, दूत्व कटोत्वकच, कर्णभारम और उरुभंगम। फिर इनका आता है भागवत आश्रित रूपकों में बाल चरित्र की गणना होती है। और वृत्त कथा के उदयन के चरित्र से संबंधित 2 नाटक है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्न वासव दत्तम। और अंत में कल्पना मिश्रित रूपकों में चारु दत्तम और अभिमारक की गणना की जाती है। इस तरह से आज हमने महाकवि भास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में यह सामान्य जानकारी प्राप्त की।